हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए आपका पेपर हुआ था 25 को, कौन सा भैया, GWSSB का क्लास 2 का पेपर हुआ था। एनालिसिस में कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, और एक सॉल्यूशन आपका आ भी चुका है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशन हम आपके निकाल चुके हैं, किसका, मैथ्स एंड रीजनिंग का। एक आ गया है मेरे ख्याल से जियोटेक स्टील का भी आपका सॉल्यूशन आ चुका है। नाउ इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं CPM, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो थोड़ा ध्यान सुन लीजिए भैया, क्या है, आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। बट अगर उस बैच में रजिस्टर करना है आपको, कौन से के लिए, क्लास 2 के लिए, नर्मदा एंड कल्चर एंड क्लास 3 की जितने वैकेंसीज लगी हुई है, काफी वैकेंसीज आई हुई हैं। जितने डिप्लोमा वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, भैया आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस समय आपने जॉब को नहीं ग्रैब किया ना, तो फिर आपको जॉब मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि भैया अगर आप लोग अपने करियर को लेकर सीरियसली प्लान कर रहे हैं और वाकई में हर डिप्लोमा का बच्चा क्लास 3 में रिक्रूट होना चाहता है, सिलेक्ट होना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाइए फिल करिए, मेरी टीम कॉल करेगी, बैच में एनरोल करिए और सीधा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनका अभी GWSSB का पेपर ज्यादा अच्छा गया नहीं है, या अगर बहुत अच्छा भी गया है, फिर भी मैं एक बोलता हूं, एक बैकअप हमेशा रखो, ठीक है। अपना नर्मदा एंड कल्चर के लिए तैयारी करो, ठीक है। क्यों तैयारी करो भैया, अगर हमारे पास 2-3 अपॉर्चुनिटी रहेगी तो हमारे पास एक मौका रहेगा कि हम किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मान लो आप कोई एक ही एग्जाम क्रैक कर पाए तो आपको उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चुनना पड़ेगा। तो भैया जितने भी डिग्री के बच्चे हैं, तुम्हें भी अगर स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन को, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जाइए फिल करिए और हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल कर लेगी। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CPM। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है भैया, when activity can be started before completion of predecessor activity, such activity is called। मतलब क्या भैया, अगर पहले कोई एक्टिविटी चल रही थी और ये भी खत्म ही नहीं हुई है, इसे खत्म होने से पहले दूसरी एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दी, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या इसे हम लोग सीक्वेंशियल एक्टिविटी बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सीक्वेंशियल कब होती है भैया, जब एक के बाद एक चले, लाइक दिस। पैरेलल कब होती है, दोनों एक साथ एक्टिविटी चले, ठीक है। इसमें तो क्या है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ओवरलैपिंग एक्टिविटी। अब बोलो सर आंसर की तो यहां दिया ही हुआ है, फिर अपन सॉल्यूशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आंसर की दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं दिया बेटा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन हम यहां देख रहे हैं कि हाँ वाकई में ये आंसर की सही है भी कि नहीं है। कई क्वेश्चन में गलतियां भी आई हैं, आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुने। अगले क्वेश्चन में बोलते भैया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉर एन एक्टिविटी हुज ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है आपको, कितना, 3 दिन का दिया हुआ है भैया। फिर आपको मोस्ट लाइकली टाइम देकर रखा हुआ है TM 5 दिन का, एंड फिर आपको देकर रखा हुआ है पेसिमिस्टिक टाइम TP, कितना भैया, 13 दिन का। नाउ अब बोलते भैया फाइंड करिए क्या एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन। कर लेते हैं भैया फाइंड, कैसे निकालेंगे, देखो T कैसे निकालते हैं भैया, T0 प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। नाउ T0 कितना है भैया आपके पास, T0 है आपके पास 3 दिन का, TM कितना भैया 5 दिन का है आपके पास, तो 4 × 5, एंड TP कितने दिन का भैया आपके पास, 13 दिन का है, डिवाइडेड बाय 6। नाउ 5 4 20, 20 प्लस 16 कितना, 36 डिवाइडेड बाय 6 डेज आपका आंसर आ गया। 6 डेज। ऑप्शन कौन सा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है, बट एक बार का सॉल्यूशन देख लेंगे तो बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, जिनने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी और जिनका ये आंसर गलत हुआ है, वो एक बार समझ जाएंगे यहां से कि भैया कहां पे उन्होंने गलती की हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट है टेल इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट है भैया। कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का अगर टेल इवेंट देखते हैं तो क्या बताता है भैया, स्टार्टिंग ऑफ दैट एक्टिविटी बताता है। यही है यहाँ पे टेल इवेंट, यही है यहाँ पे टेल इवेंट। अब अगर टेल इवेंट ये है तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है भैया एक्टिविटी एक कब स्टार्ट होने वाली है, इसको बिगिनिंग शो कर रहा है, तो भैया ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगला, इवेंट दैट फॉलोज अनदर इवेंट इज कॉल्ड सक्सेसर इवेंट। इवेंट जो फॉलो कर रहा है भैया, ठीक है, दूसरे इवेंट को सक्सेसर बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही है भैया। ये प्रेडिसेसर इवेंट हो गया, ये सक्सेसर इवेंट हो गया, हमें पता ही है ये चीज। अगला, इवेंट दैट अकर्स बिफोर अनदर इवेंट इज कॉल्ड प्रेडिसेसर इवेंट। अभी मैंने बताया ये प्रेडिसेसर है और ये सक्सेसर है, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्या है भैया, डमी एक्टिविटी रिक्वायर हाईएस्ट टाइम एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि भैया डमी एक्टिविटी ही एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको ना टाइम लगता है ना रिसोर्सेज कंज्यूम करती है ये, ठीक है। इट नाइदर रिक्वायर्स टाइम नॉर इट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। सो यहाँ पे क्या बोलता है भैया कि डमी एक्टिविटी क्या करती है भैया, हाईएस्ट टाइम ले रही है और मैक्सिमम रिसोर्सेज ले रही है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कतई गलत स्टेटमेंट है। अब इसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो भैया ऑप्शन बी, सॉरी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट हियर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है विच इज करेक्ट इन केस ऑफ स्लैक। भैया स्लैक के केस में क्या यहाँ पे पॉसिबल है, स्लैक इज नेगेटिव इफ लेटेस्ट अलाउएबल टाइम इज मोर देन द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। पहले स्लैक निकालते कैसे हैं, स्लैक का फॉर्मूला होता है लेटेस्ट अलाउएबल टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, टीएल माइनस टीई। नाउ बोलता है अगर टीएल ज्यादा है टीई से तो स्लैक नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भैया। देख लो अगर भैया टीएल 4 है टीई 3 है तो ये तो 1 आ गया ना प्लस का, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो बोलता है नेगेटिव हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया भैया। अगला स्लैक इज पॉजिटिव इफ लेटेस्ट अलाउएबल टाइम इज लेस देन द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। देख लेते हैं भैया, बोलता है टीएल कम है और टीई ज्यादा है तो स्लैक तो आया नेगेटिव, पर ये क्या बोल रहा है भैया, ये होगा पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बोलता है स्लैक 0 है अगर दोनों बराबर हैं तो, ठीक है भैया, दोनों को बराबर कर दें 4 माइनस 4। देखो क्या स्लैक 0 आया क्या, हाँ आ गया भैया, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आए थे। पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया पेपर इजी टू मॉडरेट है, मैंने एनालिसिस में आपको बताया हुआ है पेपर क्या है, इजी टू मॉडरेट है। अब अगर इजी टू मॉडरेट है भैया तो आपको करना क्या था भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके इसको सॉल्व कर देना था, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम द इक्विपमेंट पोर्शन, क्या बोलता है, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रिसाइज एक्सकेवेशन एज फार एज डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज कंसर्न। अगर हम लोग डेप्थ को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रहे हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल रहेगा, तो हो सबसे बेस्ट सुटेबल रहेगा भैया। कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, ये है आपका। अब जब भी भैया आपका डेप्थ यहाँ पे मेजर कंसर्न रहेगा तो हो आपका सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फॉलोइंग एक्टिविटी को किस हिसाब से जमाते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्क्रीटिंग ऑफ रूफ स्लैब है हमारे पास, प्लेसिंग ऑफ स्टील केज है, इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क है और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट वॉल है। सबसे पहले क्या करेंगे आप सेंटरिंग लगवाएंगे, मतलब क्या करवाएंगे, फॉर्मवर्क लगवाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा भैया, फॉर्मवर्क लगवाना। जैसे फॉर्मवर्क लग गया भैया, अब इसके ऊपर क्या करोगे आप, इसके ऊपर आप बनवाओगे क्या, स्टील की मैश बनवाओगे, जो हम लोग सरिये बनवाते हैं ना भैया, वो करोगे आप। तो भैया स्टील का केज बनवाने का स्टेप सेकंड हो गया। जैसे स्टील का केज बन गया, अब क्या करेंगे आप, इसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे भैया, छत डालेंगे, है ना, छत डल गई। तीसरे स्टेप में अब क्या करेंगे, साइड से प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि बच्चा गिर ना जाए नीचे, तो क्या करेंगे, पैरापेट वॉल उठाते हैं हम लोग 3 फीट की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट वॉल। तो भैया ये ऑप्शन है, तो 3 2 1 4 है, देख लो आप, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। बेसिक दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपका दिमाग एकदम से पूरा घुमा के रख दे कि भैया कैसे आंसर आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बोलता है विच टाइप ऑफ फंड इज द सिंकिंग फंड। भैया सिंकिंग फंड क्या होता है, लेट अस सपोज आज मैंने घर बनाया, आज घर बनाने की कॉस्ट आती है 20 लाख रुपया, ठीक है। आज की डेट में अगर मैंने घर बनाया 20 लाख रुपया आती है, और हमें पता है आरसीसी की लाइफ कितनी होती है, 20 साल की होती है। तो हमने भैया 20 साल, मतलब अगर आज से जोड़ते हैं तो आज 2023 में हैं हम, 2043 में पहुंचेंगे तो 20 साल हो जाएगा हमारा। लेट अस सपोज 2043 में हम पहुंचे, तो अगर आज घर बनाने की कॉस्ट हमारी कितनी थी, 20 लाख थी, तो क्या आज से 20 साल के बाद भी 20 लाख रहेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसे की कीमत बढ़ रही है समय के साथ साथ। तो पैसे की कीमत बढ़ रही है, मतलब आज से 20 साल के बाद सेम घर बनाने की कीमत लेट अस सपोज 1 करोड़ रुपया जाती है। अब 1 करोड़ रुपया एक बार में 20 साल के बाद निकाल पाना तो इम्पॉसिबल रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा फंड अभी से हर साल जमा करते हैं, ताकि जब 20वें साल हम पहुंचे तो हमारे अकाउंट में इस पे इंटरेस्ट मिलने के बाद 1 करोड़ का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो हमारे अकाउंट के अंदर, जिसको हम क्यों यूज करेंगे, फिर से एक नया घर बनाने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे। तो भैया इसी फंड को जो आप हर साल जमा कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं सिंकिंग फंड। क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड। तो क्या बोलता है भैया, विच टाइप ऑफ फंड इज ए सिंकिंग फंड, फंड टू रिबिल्ड स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिकल लाइफ इज ओवर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स यूज्ड इन द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग, परसेंटेज प्रोविजन फॉर वाटर चार्जेस इज जनरली अराउंड। अब भैया वाटर चार्जेस के लिए कितना परसेंटेज हम लोग रखते हैं, तो 1.5 से 2% का हम लोग रखते हैं फॉर वाटर चार्जेस, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन था भैया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1.5%। नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज करेक्ट इन केस ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट्स। नाउ शेड्यूल ऑफ रेट यानी एसओआर के केस में क्या करेक्ट है, बोलता है
इट कंसिस्ट रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, डेफिनेटली भैया एसओआर के अंदर सारे के सारे डिफरेंट आइटम्स के रेट लिखे रहते हैं भैया, ठीक है। अगला, पीडब्ल्यूडी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स प्रिंटेड बुक ऑफ इट, भैया रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा आइटम्स के रेट देखे जाते हैं, ठीक है। अगला, एसओआर आर फिक्स्ड एंड नेवर रिवाइज, ये कभी भी नहीं होता भैया, हमें एसओआर को टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ वर्किंग रेट्स व्हेन डिफर मच मोर फ्रॉम शेड्यूल ऑफ रेट्स देन रेट्स आर रिवाइज्ड जनरली आफ्टर 3 years, करते ही करते हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हो गया, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्या व्हाट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ अर्नेस्ट मनी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत अच्छा है समझने के लिए आपके, क्योंकि यहीं से मेन क्वेश्चंस उठते हैं। नाउ ईएमडी क्या है ना, अगर आपने कभी भी टेंडर सबमिट करना हो या आपको टेंडर सबमिट करने का भी जाना हो तो क्या किया जाता है भैया, यहाँ पे जो भी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट का, उसका 2% आपको जमा करना पड़ता है ईएमडी। कितना भैया, 2% जमा करना होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएमडी। कब, एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग दी टेंडर, जब आप सबमिट कर रहे थे टेंडर को। नाउ अगर टेंडर आपके नाम पे अलॉट हो गया और आपने उस टेंडर को लेने से मना कर दिया तो ये 2% जो आपका अमाउंट था ईएमडी ये जब्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बोला नहीं मुझे टेंडर चाहिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 8% और देना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और मिला के होता है 10%, और ये 10% को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं हम लोग 10% को क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। नाउ अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कब मिलता है आपको, जब आपने पूरा काम खत्म कर दिया, आपका मेंटेनेंस पीरियड पूरा ओवर हो गया उस प्रोजेक्ट का, तब जाके आपको ये आपका 10% मिल जाता है। एंड लेट अस सपोज कि भैया आपका टेंडर सिलेक्ट ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको तुरंत ही ये मिल भी जाएगा क्या, आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो भैया क्या क्या बोलता है, इट इज अबाउट 20 to 25% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बेवकूफ बनाता है, 2% होता है भैया, हमको पता है ये। अगला, इट इज forfeited when the contractor run away even his tender is accepted, ये तो होता ही है भैया, अगर आपका टेंडर एक्सेप्ट हो गया और आप भाग गए, अगर आप भगोड़ा निकले तो ये आपका जमा हो जाएगा 2%, ठीक है। इट इज टू बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर व्हाइल सबमिटिंग द टेंडर, ये तो करना ही है भैया, आपको टेंडर सबमिट करते हो इसको जमा करना ही पड़ेगा। एंड इट इज रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर हुज टेंडर इज नॉट एक्सेप्टेड, जब अगर टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपको ये वापस कर दिया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ही गलत था बेचारा, अकेला ऑप्शन ए गलत था। तो इसने मांगा क्या था भैया, हमसे इनकरेक्ट मांगा था, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोलता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट बुक, ठीक है भैया, मेजरमेंट बुक के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पे। आइए पहले पढ़ते हैं, MB is always numbered serially and is issued to a particular person, ये तो होता ही होता है भाई, ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, कंटिन्यूअस एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक विदाउट लीविंग एनी ब्लैंक पेज, भैया इसमें कोई भी ब्लैंक पेज छोड़ते ही नहीं है हम लोग जब एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे MB को बहुत ध्यान से भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। पेमेंट ऑफ वर्क एंड सप्लाई इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन MB, भैया जितना भी पेमेंट वगैरह करना है ना, वो जितना भी आपने मेजरमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है MB के अंदर, वहीं से पूरा का पूरा पेमेंट आपका होता है। तो MB बहुत आराम से भरा जाता है और बहुत केयरफुली भरा जाता है MB को, तो भैया ये भी करेक्ट है। नाउ क्या आया लास्ट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इज नेवर यूज्ड फॉर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, ये तो भैया यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ बोलता है इज नेवर यूज्ड, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट मांगा था उसने, ठीक है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट हियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है ना पेपर, आपको पता है कि भैया करेक्ट स्टेटमेंट है ये सारे के सारे, फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि भैया इसमें से गलत कौन सा है, और वो मांगी हर क्वेश्चन में रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है जल्दी जल्दी में क्या कर जाता है भैया, बोलता है कि यार करेक्ट है, इसको लगा दिया, और एक बार आपने OMR में बबल भर दिया ना, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली भरना पड़ता है इसको, क्योंकि भैया क्वेश्चन बड़े ईजी आ जाने से ना आप जल्दी में क्या भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत इजी आ गए पेपर के ना, तो आप भावनाओं में बह जाएंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। कई बच्चे गलत करके भी आए होंगे, ठीक है, कि आपने एकदम भावनाओं में बह गए होंगे, भाई इतना इजी पेपर हो सकता है क्या, और सीधा सीधा आपने क्वेश्चन गलत करके आ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना था इस पेपर में। देखो हमें पेपर में ना एकदम कैजुअल होके भी नहीं आना और एकदम स्ट्रिक्ट होके भी नहीं आना, एकदम रिजिड होके भैया पेपर तो बनना ही बनना है। आपको मॉडरेट रहना है अपने समय पे, ठीक है। आराम से पेपर जैसा भी आएगा हमें अटेम्प्ट तो करना ही है। 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन में से हमको लगभग 160 से 170 तो सही करके आने ही आने, अगर जनरल कैटेगरी है मेल में तो इतना सही करके आना ही आना है। तो भैया इतना सही करके आना, तो हमें क्वेश्चन को ना बहुत सीक्वेंस वे में देखना पड़ेगा,
उसको बहुत केयरफुली हमें जज करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि भैया क्या मांगा है और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पे, ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जीपीएससी का पेपर जो होता है ना, या जीडब्ल्यूएसएसबी का जो पेपर होता है, ये बाकी पेपरों से अलग है, ठीक है। गेट के पेपर में क्या होता है भैया, 4 में से एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगर एमसीक्यू है तो, अगर एमएसक्यू एनएटी है तो उनकी बात छोड़ दो, हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। 4 में से एक ऑप्शन सही होता है और चारों ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। यहाँ क्या है, चारों ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें से बेस्ट सुटेबल देखना है हमको, जो कि बहुत ईजी होता है। बट कई बार ऐसा होता है ना, हम तैयारी बहुत टफ की करके आते हैं और पेपर ईजी आ गया और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो यही इस केस में हुआ है इस बार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। नाउ अभी तक हम लोगों ने खत्म क्या कर लिया, हम लोगों ने पूरा सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग खत्म कर लिया। अब हम बढ़ने जा रहे हैं कहां पे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए भी क्या मांगते हैं, सबसे पहले बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अच्छा, आज तक जिंदगी भर इस टर्म से इनडिटर्मिनेसी मांगी, आज पहली बार इस टर्म से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मांग लिया। अब काइनेमेटिकली मांग रहा है वो भी, यानी जहां पे पॉसिबल मूवमेंट जीरो हो जाए। तो भैया सिंपली सपोर्टेड बीम अगर आपको याद हो, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम आपको याद हो तो एक एंड होगा भैया हिंज और एक होगा रोलर, और यहां दोनों पे एक पॉसिबल मूवमेंट आएगा, अगर आपको दिखता है तो रोटेशन। तो ये तो भैया काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। कैंटिलीवर बीम में भी आएगा भैया एक पॉसिबल मूवमेंट, देख लो एक पॉसिबल मूवमेंट यहां पे भी आएगा, देख लीजिए, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात करें तो यहां पे भी पॉसिबल मूवमेंट तो आएगा ही आएगा भैया। प्रॉप्ड कैंटिलीवर है तो क्या हुआ, ऐसा कछु है, अब ऐसा कछु है तो भैया ऐसा पॉसिबल मूवमेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट अगर फिक्स्ड बीम है, अगर फिक्स्ड बीम है तो बहुत ध्यान से देखते हैं अगर आप, तो फिक्स्ड बीम को कुछ ऐसा, तो यहां पे दोनों एंड्स पे जहां दोनों सपोर्ट दिए हुए फिक्स सपोर्ट, वहां पे पॉसिबल मूवमेंट कितने हो जाएंगे, 0 0, क्योंकि भैया ये किसी भी टाइप का मूवमेंट अलाउ करता ही नहीं है। मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक, किसी भी टाइप का मूवमेंट अलाउड करता ही नहीं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। अब अगर 0 0 का डिग्री ऑफ फ्रीडम है भैया, तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितनी होगी, 0 इस बीम की। अगर काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी इस बीम की 0 हो गई, यानी कैसा स्ट्रक्चर हो गया ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो भैया फिक्स्ड बीम यहाँ पे करेक्ट आंसर था। क्लियर, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइए नाउ ये अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या बोलता है, फॉर एनी बीम इफ एनआर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रिएक्शन, एनएम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर, एनजे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जॉइंट, देन रिलेशन बिटवीन स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी इज। अब तरीके अलग अलग हैं, अप्रोच अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया है, उस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। लेट अस सपोज हमारा एक रिजिड स्ट्रक्चर था, ठीक है, और यहां पे भैया हमने दोनों सपोर्ट्स को हिंज मान लिया, मेरी इच्छा हुई मैंने हिंज मान लिया, ठीक है। यहां पे मैंने एक जनरल लोडिंग लगा दिया, इंक्लाइन लोडिंग। नाउ इस केस में क्या होगा, जो हमारा आर होगा, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक और एक 2, एक और एक 2, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हो गए, 4 भैया हमारे पास। इक्विलिब्रियम कितना हो गया भैया, जनरल लोडिंग थी यानी इंक्लाइन लोडिंग, तो इक्विलिब्रियम कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर अपन यहाँ पे DSE निकालने आते हैं, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा RE माइनस S, दैट इज 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 का। डन। अब अगर मैं बोलता हूं भैया यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे DSI निकालना है, तो बीम के केस में DSI कितना हो जाएगा भैया, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 0। अब अगर DK निकालना है मुझे, अगर मुझे यहाँ DK निकालना है, तो भैया यहाँ पे कितने पॉसिबल मूवमेंट, 1 रोटेशन, यहाँ पे कितना पॉसिबल मूवमेंट, 1 रोटेशन। और ये भैया आपका रिजिड स्ट्रक्चर था तो कहीं मूव कर ही नहीं सकता, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो 1 और 1 2, डीके कितना आ गया भैया, डीके आ गया आपका काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी 2 की। बोलो ये कौन सा तरीका है, ये अपन का तरीका है भैया पढ़ाने का, ठीक है। नाउ डीएस कितना हो गया, डीएससी प्लस डीएसआई मिलाया कितना हो गया भैया, कितना 1। तो टोटल डीएस कितना हो गया, डीएस हो गया 1, डीके हो गया 2, मिला के कितना होता है भैया, इनडिटरमिनेसी, पूरी इनडिटरमिनेसी कितनी हो गई, 1 + 2 = 3। ना ये कहानी तो हो गई हमारे पास। लेट अस सपोज नंबर ऑफ मेंबर कितने, तो मेंबर कितना था, एक ही मेंबर था, मेंबर 1 था। तो अगर आप इसको रिलेट करें तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी प्लस काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, और मेंबर आपके पास 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर कितने 1 है, तो मैंने एनएम को 1 लिख दिया यहाँ पे। अब अगर इसको 3 के बराबर बनाए तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो क्या स्टेटमेंट आपका क्या आ गया भैया, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी प्लस काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट एग्जांपल लेके सॉल्व करते तो ज्यादा मजा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है
2 people weighing W each are sitting on a plank of length L on the water at L/4 from either end, neglecting weight of the plank, bending moment at the center of the plank is। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और एक बार नहीं आया हुआ, इससे पहले 2500 बार आया हुआ है, अपने PYQ में दिया हुआ है, आपने सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को, 2500 बार ये क्वेश्चन आया। आंसर सबको पता होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, तो आधे बच्चों को ये आंसर नहीं पता होगा। लेट अस सपोज एक प्लैंक था जो पानी के ऊपर तैर रहा था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक प्लैंक था जो पानी के ऊपर तैर रहा था, ठीक है। एल लेंथ थी, टोटल लेंथ एल थी, कितनी, एल लेंथ का था। अब पानी के ऊपर तैर रहा, तो पानी भी प्रेशर मार रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और प्रेशर कैसा लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की फॉर्म में। अब जनरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होता है, ये W किलो न्यूटन पर मीटर, तो मैंने बोल दिया अभी कितना है ये, इसका इंटेंसिटी बोल दिया मैंने x किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, ठीक है, मैंने मान लिया है, मान लिया मैंने। अब लेट अस सपोज यहां से और यहां से L/4 मीटर की दूरी पे, L/4 मीटर की दूरी पे एक W का लोड लग रहा है और एक W का लोड लग रहा है भैया L/4 मीटर की दूरी पे, ठीक है, दोनों एंड से L/4 पे लग रहे थे। अब मुझे किसी ने कहा भैया आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर पे निकालना है, यानी L/2 डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैंने कहा निकाल देंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है, आइए देखते हैं। बट बिफोर फाइंडिंग द बेंडिंग मोमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल डाउनवर्ड लोड इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड लोड कर देते हैं। डाउनवर्ड लोड कितना आ रहा है भैया, 2W का आ रहा है, देखो। अपवर्ड लोड कितना आ रहा है भैया, x इंटू एल का, भैया W इंटू एल हो जाता है ना, तो x इंटू एल कर दिया। नाउ x का मैग्नीट्यूड कितना आ गया भैया, 2W/L। ये इंटेंसिटी आ गई किसकी, इस UDL की, कितनी, 2W/L किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी आ गई। नाउ अगर मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना है सेंटर पे, इस सेक्शन x पे, दूरी L/2 की, तो कितना हो जाएगा भैया, जनरली हम लोग क्या करते हैं, W इंटू L/2 इंटू L/4 करते हैं, है ना, तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ भैया। W कितना हो गया भैया, हमारा UDL 2W/L का है, 2W/L, ठीक है, और लगेगा कैसा भैया, पूरा का पूरा क्लॉकवाइज, तो 2W/L इंटू L/2, तो ये बना लोड, और लगेगा कहाँ पे, सेंटर में। यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, L/4। लग कैसा रहा है, क्लॉकवाइज। इसको बचाने के लिए कौन आएगा भैया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, किसका, W इंटू L/4 का, तो अपोजिट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, W इंटू L/4 इक्वल्स टू 0। नाउ ये 2 से 2 गया, L से L गया, WL/4 पॉजिटिव का एंड WL/4 नेगेटिव का। अगर नेट मोमेंट चेक करते तो कितना आ जाएगा भैया, नेट मोमेंट हो गया 0। तो अगर आप सेक्शन x पे चेक कर रहे हैं सेंटर पे, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0। यहां पे मैं पहले इक्वेट 0 से नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर नेट भी चेक करोगे तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है। तो ये कैसे आता, अगर आपको इसकी इंटेंसिटी पता होती तो। आधे बच्चे रट के गए होंगे इस क्वेश्चन को, पर मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया आपको, आपके सामने ही है। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x, इसको हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, ठीक है, और XX सेक्शन कहाँ पे है, L/2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यही मांगा था इसने, हमने निकाल के दे दिया आपको। अब ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, क्यों, ये कभी ना कभी एक साल में पूछ लेता है किसी ना किसी एग्जाम में, सिविल से रिलेटेड एग्जाम अगर आते हैं तो। अगला, A simply supported beam is subjected to uniformly distributed load on whole span. If both supports are mixed fixed, the reduction in deflection at the center will be. Now जरा ध्यान से सुनिएगा, बोलते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब क्या भैया, एक एंड हिंज, एक एंड आपका रोलर, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल स्पान है, ऐसा W किलो न्यूटन पर मीटर का। और बोलता है अगर दोनों सपोर्ट्स को आपने फिक्स कर दिया, मैंने ये कर दिया दोनों सपोर्ट्स को फिक्स्ड, ये कर दिया, और वापस से लोडिंग कैसी है, UDL ही है, इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर का है। लेट अस सपोज लेंथ कितनी थी स्पान की, L मीटर का स्पान है यहाँ पे, और L मीटर का स्पान ये है। अब दोनों में सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट द सेंटर निकालता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट द सेंटर निकालता हूँ, कितना कितना होगा, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा भैया आपका 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI, और ये हो जाएगा आपका WL की पावर 4 अपॉन 384 EI। नाउ आपका डिफ्लेक्शन आ चुका है सेंटर पे, अब करना क्या भैया, एक दूसरे के रेशियो में ले लीजिए। तो भैया अगर रेशियो में ले तो क्या आता है, WL की पावर 4 अपॉन 384 EI अपॉन 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI।
ना अगर आप चेक करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1/5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 1/5। तो भैया अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता और यूडीएल पे सब्जेक्टेड होता तो डिफ्लेक्शन कितना मिलता 5WL⁴/384EI। ये मैं नहीं बताता, ये स्टैंडर्ड केसेस हैं। और अगर आपका फिक्स्ड बीम हो जाए, इसके ऊपर यूडीएल के एक लगा हो पूरा थ्रू आउट द लेंथ, इंटेंसिटी रहे W kN/m की, कितना आ जाएगा डिफ्लेक्शन एट द सेंटर WL⁴/384EI। रेशियो ले लीजिए 1/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोलता भैया अ प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट अ स्पान ऑफ 4 मीटर carried a uniformly distributed load of 20 kN/m, reaction at prop will be। अब प्रोप्ड कैंटिलीवर कैसा हो जाएगा, कछु ऐसा हो जाएगा, देखो कछु ऐसा हो जाएगा। प्रोप्ड कैंटिलीवर कितने मीटर का स्पान दे रहा है भैया, 4 मीटर का स्पान दे रहा है, आई थिंक डेट है ना, 4 मीटर का स्पान दे रहा है। और यूडीएल कितनी इंटेंसिटी का लगा हुआ भैया, ये लगा हुआ है 20 kN/m का। कितने का भैया, 20 kN/m का। इसका पेरेंट केस देखते हैं। पेरेंट केस, लेट अस सपोज कि भैया यहाँ पे एक प्रोप्ड कैंटिलीवर था जिसका स्पान था L का, ठीक है, और इसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ था जिसकी इंटेंसिटी थी W kN/m की। लेट अस सपोज इसको A बोला, इसको B बोला, तो भैया VB कितना आता है यहाँ पे, VB कितना आता है, स्टैंडर्ड केस है तो उसको देखना पड़ेगा। तो भैया यहाँ से VB कितना आता भैया, 3/8 इंटू W इंटू L का आता। नाउ ये पेरेंट केस है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया VB कितना मिल जाएगा आपको, 3/8 ऑफ WL, W कितना 20 का है, L कितना भैया 4 का है। 4 1 4, 4 2 8, 2 10 20, 10 3 30। 30 का आपका क्या आ गया, आपका आ गया भैया प्रोप्ड वाले साइड पे रिएक्शन निकल के आ गया प्रोप्ड वाले एंड पे। तो भैया VB आपका यही था, VB की वैल्यू आ गई 30 kN की। आंसर कहाँ है भैया, ऑप्शन सी 30 kN। तो जहां गलती होगी ना वहां बताऊंगा अभी साथ साथ में कहां गलती हो रही है, पर कहीं गलती अभी तक आई नहीं है तो इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आ गया वो क्वेश्चन जिसके लिए आपको डालना पड़ेगा क्या RTI डालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, आंसर गलत है। देखो आंसर क्या गलत है भैया, देखो जरा, इसका आंसर दिया हुआ 1.5 kN टेंशन और आएगा क्या 1.5 kN कंप्रेशन। ऑप्शन सी। बोलो कैसे आएगा, करके दिखाओ। मैंने बोला बाएं हाथ तक खेले, एक ही मेंबर मांग रहा था, फोर्स इंड्यूस इन द मेंबर DF। तो यहां से चला दो सेक्शन प्लेन। मैंने आपको मेथड ऑफ सेक्शन में सिखाया हुआ था भैया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो काट पाएंगे वो 3 मेंबर को काट सकते हैं, क्योंकि आपके 3 ही इक्विलिब्रियम अवेलेबल है। तो मैंने ये सेक्शन प्लेन चला दिया, मेरे को रिएक्शन फाइंड करने के मूड में मैं हुई नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भैया, सीधा जो मेंबर कटे हैं उनको बना दीजिए और रेस्ट डायग्राम ऐसे कैसे बना दीजिए। मैंने कहा फटाफट से बना देते हैं भाई। ये रहा A, ये रहा D। अच्छा ऐसा मत सोचना कि भैया डायग्राम कैसा बना रहा है, ठीक है, डायग्राम बहुत सुंदर बन रहा है भाई, इससे सुंदर डायग्राम नहीं बन सकता, ठीक है। ये रहा D, ठीक है, ये रहा B आपका और ये रहा C, ठीक है। सारे पिन कनेक्टेड हैं, सारे के सारे पिन कनेक्टेड हैं, सबको पिन कनेक्शन बना दिया कुछ ऐसा ना। जो मेंबर काटे हैं हमने वहां पे फोर्सेस को रिलीज करके दिखाना पड़ेगा। तो फोर्सेस यहाँ पे क्या निकला, एक ये निकलेगा मेंबर ऐसा, एक फोर्स इसमें ऐसा निकलेगा, एक ऐसा निकलेगा। और ये मैंने क्या माना है, टेंशन माने तीनों में, क्योंकि मुझे भी साइन कन्वेंशन पता ही नहीं था भैया। मैंने बोला भैया अवे फ्रॉम द जॉइंट जाता है तो भैया टेंशन होता है, टुवर्ड्स जॉइंट जाएगा कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं था भैया कौन सा किधर जाने वाला है, तो मैं सबको टेंशन मान लिया। लेट अस सपोज नामकरण करते हैं, तो इसको बोला FCE बोला, इसको बोला FCF और इसको बोला FDF। हमें क्या फाइंड करने को बोला था भैया, फोर्स इन द मेंबर DF बोला है हमको, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स फाइंड करना है। हमने कहा निकाल लेते हैं यार, क्या जाता है इसमें। तो एक काम करो, एक लोड भी लगा हुआ है भैया, 2 लोड लगे हुए हैं, सॉरी, यहाँ लगा हुआ है 2 kN का एक लोड और एक लोड लगा हुआ है 2 kN का यहाँ पे। मैंने कुछ मत करो, मोमेंट अबाउट C को 0 कर दो। लेट अस टेक मोमेंट अबाउट C को 0, सीधा मोमेंट अबाउट C को 0 करो। क्यों मैंने सीधा इसको 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस का मोमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका भी लाइन ऑफ एक्सिस यही है, इसका भी लाइन ऑफ एक्सिस यही है और इसका भी लाइन ऑफ एक्सिस यही है, तो तीनों का क्या हो जाएगा 0। अब बचा क्या, FDF इंटू ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये डिस्टेंस है 4 मीटर की। तो कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने बोला FDF इंटू 4 कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगला ये 2 का मूवमेंट आएगा, इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कैसा है क्लॉकवाइज, तो 2 इंटू 3 का क्लॉकवाइज प्लस 2 इंटू 3,
इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं एफ डी एफ की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा भैया यहाँ से 6/4 नेगेटिव का तो माइनस का 1.5। अब माइनस का 1.5 क्या शो कर रहा है कि मैंने माना था टेंशन पर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है ये कंप्रेशन। तो एफ डी एफ कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 1.5 कंप्रेशन। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, ये आंसर गलत है, कतई गलत आंसर है, सीधा सीधा 1.5 किलोन्यूटन कंप्रेशन आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये क्वेश्चन ना पहले भी आ चुका है, हमारे पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बच्चा बार बार मुझे बोलता है सर यहाँ पे स्टिफनेस के हिसाब से कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मूवमेंट को, जरा ध्यान से देखिएगा। बोलता है इन एमडीएम मेथड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द अनबैलेंस्ड मूवमेंट एट अ जॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेंबर इन। अब भैया किसके रिस्पेक्ट में बटेगा ये मूवमेंट, ठीक है, जरा ध्यान से देखें। तो ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ये मेंबर्स यहाँ मिल रहे हैं, ये मेंबर्स यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज इसका नाम कर देते हैं फर्स्ट मेंबर, इसका नाम कर देते हैं सेकंड मेंबर, इसका थर्ड मेंबर और इसका फोर्थ मेंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया क्या है, ये हिंज सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, अगेन ये फिक्स सपोर्ट है और इसको क्या बोलते हैं, चल ये भी फिक्स सपोर्ट है, लेट अस सपोज। अब यहाँ एक मोमेंट m का लग रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन मेंबर्स पे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एज पर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो हमने बोला भैया इस पूरे जॉइंट की, लेट अस सपोज दिस इज O, दिस इज A, B, C एंड D। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस जॉइंट O की स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। जॉइंट O की स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, टोटल स्टिफनेस। तो कितना होगा भैया, वो होगा फर्स्ट मेंबर की स्टिफनेस, सेकेंड मेंबर की स्टिफनेस, थर्ड मेंबर की स्टिफनेस एंड फोर्थ मेंबर की स्टिफनेस। अब जैसे आपको टोटल स्टिफनेस मिल गई, यानी जॉइंट O की टोटल स्ट्रेंथ मिल गई। अब कोई मुझसे पूछता है OB का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आएगा, तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ OB कैसे निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं जो भी इसकी स्टिफनेस होगी, लेट अस सपोज इसकी स्टिफनेस K1 थी, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, समीशन ऑफ K से, समीशन ऑफ K से, ये निकल जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पर अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे रहा, ये डिपेंडेंट रहा इसकी स्टिफनेस पे। किस पे डिपेंडेंट रहा, इसकी स्टिफनेस पे। अगर स्टिफनेस ही नहीं होती आपके पास, आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड ही नहीं कर पाते, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड नहीं कर पाते तो भैया मूवमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते। तो बोलता है अनबैलेंस मूवमेंट किसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया, डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रिस्पेक्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहां से निकलता है, स्टिफनेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भैया क्या हो गया, इस प्रोपोर्शन टू द स्टिफनेस ऑफ मेंबर मीटिंग एट द जॉइंट, उनकी स्टिफनेस के ही प्रोपोर्शन में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डन, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोलता है अ टू हिंज आर्च इज, अब टू हिंज आर्च बोल रहा है। अब टू हिंज आर्च तो बचपन से पता है हमको क्या होता है भैया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, कितने डिग्री से, 1 डिग्री से। कैसे, ये हमारा टू हिंज आर्च, ये है टू हिंज आर्च। अब ये क्राउन पे कोई हिंज ही नहीं दिया हमने, इसे क्राउन पे कोई हिंज ही नहीं दिया, हमने बोला इसके स्प्रिंगिंग्स पे सिर्फ हिंज है, ठीक है, क्राउन पे हिंज नहीं है इसके। अब अगर क्राउन पे हिंज नहीं है, लेट अस सपोज यहाँ कितनी रिएक्शन आएगी, तो यहाँ एक रिएक्शन ये आ गई, एक रिएक्शन ये हो गई, क्योंकि हिंज सपोर्ट था। यहाँ पे कितनी रिएक्शन हो गई, एक रिएक्शन ये हो गई, एक रिएक्शन ये हो गई। टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन आए कितने, 4। इक्विलिब्रियम कितनी थी भैया, 3। तो कितने डिग्री से इनडिटरमिनेट हो गया भैया ये, RE माइनस S 4 माइनस 3, 1 डिग्री से ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गया। 1 डिग्री से ये आपका टू हिंज आर्च स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गया। इसीलिए बोला गया भैया स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट ये कभी होगा नहीं, काइनेमेटिकली ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है नहीं, नन ऑफ द अबाउट जाएगा नहीं, सिर्फ क्या बचा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। से करेक्ट आंसर था 1 डिग्री से ये इनडिटरमिनेट था। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है मस्ट क्वेश्चन है ये, मस्ट क्वेश्चन। बोलता है अ प्रिज्मेटिक बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक प्रिज्मेटिक बीम है जिसको हमने फिक्स करके रखा है दोनों एंड पे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, ये लो फिक्स कर देते हैं हम। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, है ना, फिक्स कर दिया। इसके ऊपर क्या डाला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये लो ये भी डाल दिया हमने। कितनी इंटेंसिटी का है भैया, क्या बोलोगे, W किलो न्यूटन पर मीटर का बोल देते हैं। फेवरेट भैया W हमारा, ठीक है। खजाना कहाँ छुपा है, W के नीचे छुपा है खजाना, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा L। नाउ बोलता है द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज। नाउ अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट देखूं, इसका बेंडिंग मोमेंट तो क्या आएगा भैया, अगर मैं मिड स्पान पॉजिटिव मोमेंट देखूं तो कितना आ जाएगा भैया, ये आएगा आपका WL²/8। कितना आ जाएगा, WL²/8, ये आ गया आपका WL²/8 का। अगर मैं इसका फिक्स्ड मोमेंट देखूं तो वो कितना आ जाएगा भैया, वो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, WL²/12, WL²/12। अच्छा ये पूरा नेगेटिव नेचर का होता है और ये पॉजिटिव नेचर का। अब अगर आप बीच में मोमेंट देखते हैं तो बीच में मोमेंट आएगा कितना, तो भैया WL²/8 में से आपका चला जाएगा WL²/12, ठीक है।
लेट अस सपोज कि भैया हमने क्या मान लिया भैया, यहाँ पे हमने भैया इसका कॉमन वो निकाला, एलसीएम निकाला हमने, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमें मिलता है ये कितना WL²/24 मिलता है ये हमको, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है आपके पास, ये हाइट जो आई है यहाँ पे मिड स्पान में, यहाँ पे ये कितने है, ये WL²/24। नाउ ये बोलता क्या है, द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान टू द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इज। अब मिड स्पान पे कितना आ रहा है, WL²/24 और एंड पे कितना आ रहा है, WL²/12 का, WL²/12 का। बहुत बढ़िया भैया, ये WL² से WL² गया, ये डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/24 यानी भैया 1/2 यानी कितना 0.5। ऑप्शन कौन सा भैया 0.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा और अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है कब, जब मैंने आपको बताया बेंटअप क्यों करते हैं हम लोग, अगर आपको मैंने समझाया है तो, ठीक है। और ये पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ कि भैया बेंटअप हम लोग कब करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों हम लोग सपोर्ट्स पे कॉर्नर में हम लोग बेंटअप कर देते हैं बार्स को, ठीक है, क्यों यहाँ पे आपने रिइंफोर्समेंट को अपवर्ड जोन में दिया था ना कि डाउनवर्ड जोन में, देखिए, ठीक है, क्यों कोने में आपका पूरा बीम हॉक कर रहा था, बीच में सेक क्यों करता है, ये पूरा हमने देखा हुआ है। तो अगर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, तो ये कॉन्सेप्ट आपसे बनता, ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। डन। नाउ अब ये क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे सॉल्व करने के, आपने जिस भी तरीके से किया हो मैं इसको फटाक से सॉल्व कर दूंगा, किससे भैया, एमडीएम से। क्या बोलता है, द मोमेंट एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ अ 2 स्पान कंटिन्यूअस बीम। सबसे पहली फुर्सत में 2 स्पान कंटिन्यूअस बीम बना दो, तो भैया एक ये बना, एक ये बना सपोर्ट और एक ये बना कंटिन्यूअस बना था, हमने कंटिन्यूअस बना दिया, 2 स्पान बना था, 2 स्पान बना दिया। अब क्या बोलता है 6 मीटर ईच, तो भैया ये स्पान 6 मीटर का हो गया, ये स्पान भी 6 मीटर का हो गया, बढ़िया। अब बोलता है क्या, विथ ईच सपोर्ट एट द एंड्स कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with simple support at the ends carrying a uniformly distributed load of 20 kN per meter over only left span, यानी लेफ्ट स्पान पे सिर्फ और सिर्फ यूडीएल डला हुआ है, कितने का 20 किलोन्यूटन पर मीटर का, 20 किलोन्यूटन पर मीटर का। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये डला हुआ तो सबसे पहले क्या करो, फिक्स्ड मोमेंट निकालो, क्योंकि भैया हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा, आधा और आधा चला जाए, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक कंडीशन है। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालता हूं भैया ए बी सी, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखता हूं किसका, बी ए का, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखता हूं बी सी का, तो दोनों एकदम बराबर आएंगे, हाफ हाफ, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक कंडीशन थी, एकदम सिमेट्रिक कंडीशन थी, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां देखता हूं तो फिक्स्ड मोमेंट कितना आएगा भैया, WL²/12 कर दो भैया, 20 × 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है बताना मुझे जल्दी से, कितना आएगा भैया, यहाँ पे यहाँ आएगा -60 का, यहाँ आएगा +60 का। क्यों, इस तरफ आता है फिक्स्ड मोमेंट हमेशा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हॉक करता है, इधर सैक करता है, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा क्योंकि स्पान पे कोई लोडिंग ही नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना चल रहा था, 0.5 का चल रहा था, 0.5 का चल रहा था, ये क्या है, फिक्स्ड मोमेंट हो गए। अब सबसे पहले क्या है ना भैया, यहाँ पे हमेशा मोमेंट 0 आएगा, तो इसकी इनिशियल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्या आ गया, इनिशियल बैलेंसिंग। बहुत जल्दी से बता रहा हूँ ये मैं आपको, बहुत जल्दी स्टेप में बता रहा हूँ, क्यों आप फटाफट से सॉल्व कर पाए। -60 को 0 करना है तो क्या कर दीजिए, +60, इसका कैरी ओवर तुरंत दे दीजिए, यहाँ पे कैरी ओवर आधा, कितना भैया, +30, रेस्ट एज इट इज रहेगा, कितना हो गया 0, ये हो गया +90, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। नाउ अगर आप जॉइंट बी पे देखते हैं, नेट अनबैलेंस कितने का आ रहा है, 90 का, ये हो गया अनबैलेंस्ड मूवमेंट, क्या हो गया ये, अनबैलेंस्ड मूवमेंट हो गया ये आपका, कितने का, +90 का। अगर बैलेंसिंग करनी है तो -90 से करना पड़ेगा, तब जाके 0 होगा। तो भैया बैलेंसिंग कितने थे कि मैंने -90 से, अब आधा भेजना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाफ हाफ का है, तो भैया आधा इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा, तो यहाँ आ गया -45, यहाँ पे भी आ गया -45। अब इसका कैरी ओवर भेजना था इधर, पर भैया इसकी कैपेसिटी नहीं है कैरी ओवर लेने की, तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ ऑलरेडी पहले से 0 था, तो यहाँ भी हम कुछ नहीं भेज पाएंगे, तो कैरी ओवर जाएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कहानी खत्म। इसको जोड़ दो भैया, कितना आता है, +45 इधर आ गया, -45 इधर आ गया, ये आ गया आपके जॉइंट पे मूवमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉगिंग मूवमेंट बोल जाते हैं हम लोग, हॉगिंग मूवमेंट। ये रहा 45 किलोमीटर का हॉगिंग मूवमेंट, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, अगर आप आराम से सॉल्व कर लेते तो आंसर ही आ जाता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। डन, बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L carries 2 point load P at a distance of 1/3 from either support, the value of maximum bending moment anywhere in the section is। कुछ ऐसा दिखेगा भैया, L/3 पे PP की लोडिंग ली हुई थी, मैक्सिमम मोमेंट कितना मिल जाएगा भैया, तो ये रहा PL/3 का, कितना, PL/3, सिंपल डायरेक्ट केस था, डायरेक्ट पेरेंट केस था, PL/3 का, ज्यादा सॉल्व करने का कुछ था ही नहीं यहाँ पे। अगला
अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको केसेस पता है डायरेक्ट तो आप सॉल्व कर जाएंगे, नहीं पता तो फिर काफी सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के मूड में आज तो अपन है नहीं, ठीक है। मेन क्लास में अपन करते हैं पूरा सॉल्व, ये तो सॉल्यूशन, तो फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलता क्या, अ बीम ऑफ स्पान एल इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड एंड कैरीज अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट। भैया फिक्स था, ऐसा कुछ ऐसा फिक्स करके रखा हुआ था इसको, और पॉइंट लोड कहाँ पे था, एकदम सेंटर पे लग रहा था, मिड पॉइंट पे ऐसा। बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ईच सपोर्ट विल बी दी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका बना के दिखाया था भैया मोमेंट डायग्राम यूडीएल केस में बनाया, तो पॉइंट लोड केस में भी बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा ही आएगा। कितने डिस्टेंस पे आता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 मीटर पे आता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 मीटर पे आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो भैया एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम ईच सपोर्ट, दोनों सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस पे आएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना नेचर चेंज करेगा। डन। अगला, if 3-inch parabolic arch carries uniformly distributed load on entire span, every section of the arch will resist। भैया अगर 3-inch arch पे यूडीएल डला हुआ है पूरे के पूरे स्पान पे, तो वो आर्च किस में सब्जेक्टेड होगा, ये हमें बचपन से पता है किस में सब्जेक्टेड होगा। बेंडिंग मोमेंट तो वहां होना नहीं है भैया, ठीक है। फिर क्या नहीं होना, वहां पे रेडियल शेयर भी होना नहीं है, थ्रस्ट आएगा और प्योर कंप्रेशन में होगा। तो यार देखिए ध्यान से, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए भैया, अगर किसी 3-inch पैराबोलिक आर्च पे थ्रू आउट दी लेंथ यूडीएल लगा हुआ है, तो किस किस में जाएगा वो, एवरी सेक्शन ऑफ द आर्च विल बी प्योरली इन कंप्रेशन में रहेगा, एंड रेजिस्टिंग ओनली अ नॉर्मल थ्रस्ट को रेजिस्ट करेगा, एंड प्योरली कंप्रेशन में रहेगा। कोई रेडियल शेयर नहीं आएगा, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। तो यही मैंने आपको आखिरी में लिख के दिया। क्या आंसर हो जाएगा, ओनली प्योर कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर, मूव करते हैं आगे। नाउ भाई यहां तक थी आपकी कहानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। तो हमने 2 सब्जेक्ट खत्म कर दिए अभी तक, या मोर प्रिसाइजली कहें तो 3 सब्जेक्ट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सीपीएम एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नाउ अभी भी जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, फिर से बताने जा रहा हूं, बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं फॉर क्लास 2 एंड क्लास 3। अपना समय खराब मत करो। देखो लिमिटेड टाइम अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, और लिमिटेड टाइम में आपको कोई एग्जाम निकल जाता है, तो उससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। कई बच्चे अभी पास आउट हुए होंगे और अब उनके कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जॉब वैसे भी नहीं लगी होगी। अगर जॉब नहीं लगी है और गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी भी अगर आपको ऐसा है ना कि भाई हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ इस एग्जाम को, कोई मुझे हेल्प करते मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो भैया आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर्म, जाइए फिल करिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, सीधे बैचेस में एनरोल हुई है। स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, और नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने बहुत जल्दी जा रहा है, जहां से आप न्यू बैच में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन करिए भैया, फटाफट से जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए जाके, और अपना नाम और कुछ छोटी मोटी डिटेल डालनी है, मेरी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी और स्टार्ट करेंगे। क्यों बता रहा हूं ये सब, क्योंकि आपके लिए अभी चल रहा है क्या भैया, आपके लिए डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है। अभी स्कॉलरशिप्स है यहाँ पे, कब तक के लिए, 30 जून तक के लिए है। 30 जून के बाद फिर से प्राइसेस रेगुलर अपने हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको क्या करना, क्या भैया, फटाफट ज्वाइन करना, क्योंकि यार अननेसेसरी किसी कोर्स के लिए अगर हमारे पास ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, तो क्यों हम उसके 4 दिन बाद रजिस्टर करके उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करें, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से एनरोल करिए रेगुलर बैचेस में। कैसे, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, फिल करिए और हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। आइए स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाउ पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर डिमांड इज कंसीडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कितना परसेंट अपन टोटल वाटर डिमांड का लेते हैं, तो 20 से 25% लिया जाता है। ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ये देखिए सीधा सीधा लिख भी दिया मैंने, 20 से 25% होता है टोटल वाटर डिमांड किसके लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक। नाउ अगला, व्हाट इज द डिजाइन फ्लो फॉर पर कैपिटा डिमांड ऑफ 200 लीटर पर डे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पर कैपिटा डिमांड दे दिया, पर कैपिटा डिमांड दे दिया। मैंने आप लोग कई बार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बताया हुआ है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट भी याद है ना, तो आप काम खत्म करके आ जाएंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। आप काम खत्म करके आ जाएंगे, मतलब सही करके आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे 200 LPCD दिया हुआ था, मैंने आपको 200 लीटर पर कैपिटा पर डे दिया था आपको, ठीक है। अब बोलता है पॉपुलेशन थी भैया कितनी, 2,40,000 की, तो आपको नंबर ऑफ कैपिटा दे दिया ना, पॉपुलेशन दे दी है कितनी भैया, 2,40,000 की पॉपुलेशन दे दी, कितनी, 2,40,000 की पॉपुलेशन दे दी आपको, ये पॉपुलेशन दे दी। अब बोलता है कंसीडर पीक फैक्टर फॉर वेरिएशन ऑफ डिमांड इज 1.5, मतलब 1.5 क्या होगा, अगर आपके पास एवरेज डिमांड है और आपको पीक डिमांड निकालना है तो फैक्टर कितना है, 1.5 का है। ये हम लोग जनरली पढ़ते थे कहां से, गुडरिच फार्मूला से, पर इसने गुडरिच फार्मूला को यूज ही नहीं करवाया, इसने डायरेक्टली वो फैक्टर हमको दे दिया। हमने कहा ठीक है सबसे पहले एवरेज डिमांड निकाल लेते हैं। भैया एवरेज डिमांड निकाला जाएगा, तो एवरेज डिमांड कैसे निकालेंगे, पर कैपिटा का डिमांड दिया हुआ है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे का, ठीक है, और हमारे पास पॉपुलेशन है 2,40,000 की, ठीक है। अब 2,40,000 की पॉपुलेशन दी हुई है आपको कैपिटा, ठीक
ठीक है, कैपिटा। अब ये कैपिटा से ये कैपिटा चला जाएगा, पर डे बोल रहा है और यहाँ पे आंसर पर आवर में दे रहा है, यानी क्या करना पड़ेगा भैया 1/24। क्यों, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 से डिवाइड कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये डे चला गया भैया, आंसर आ गया लीटर पर आवर, पर अभी भी मीटर क्यूब पर आवर बोला है, तो 1 लीटर में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये भी गया भैया, ये भी गया, कहाँ गया, लीटर, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 10⁻³ ये कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में। सॉल्व करोगे आप, आपको ये मिलेगा भैया कितना, 2000 मीटर क्यूब पर आवर। ये मिल गया, एवरेज डिमांड मिल गया आपको। अब आपको मैक्सिमम डिमांड पूछता है भैया, पीक फैक्टर पूछता है, भैया मैक्सिमम डिमांड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर दिया हुआ है आपको कितना 1.5 का, तो 1.5 इंटू एवरेज डिमांड कितना 2000 का, दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू 3000 मीटर क्यूब पर आवर। सिंपल सॉल्यूशन था। कहाँ गया 3000, ये रहा 3000। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बट मस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ये सब आता था समझ में तो आप आंसर निकाल के आ पाते, नहीं समझ में आता तो ये क्वेश्चन बनने से रहा आपसे, ठीक है। अगला, ये तो कई बार बताया हुआ है भैया, ठीक है, कई बार बताया हुआ है कि बोलता है डेंटल डिसीज नेम्ड एज मोटलिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एक्सीड्स। जब फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm में 2 मिलीग्राम पर लीटर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है भैया, आपका डेंटल डिसीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये रहा 2 ppm, सिंपल सा केस था, ठीक है। अब बोलता भैया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना होगा एक सीवर का, जब आपको डायमीटर दे दिया है कितना 0.8 मीटर का, 0.8 मीटर का डायमीटर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन था भैया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है कितना, d/4 होता है, d/4 निकाल लो। 0.8 मीटर दिया है, आंसर mm में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, 200 mm आंसर ही आ गया भैया। कहां लगे हो, वन लाइनर क्वेश्चन था, 200 mm आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है डिटेंशन टाइम फॉर हाई रेट डाइजेशन प्रोसेस इज। अब हाई रेट डाइजेशन प्रोसेस का भैया डिटेंशन टाइम कितना होगा, तो ये रहा आपके सामने। अगर आप हाई रेट डाइजेशन का देखते हैं भैया, डाइजेस्टर्स का, अगर आप हाई रेट डाइजेस्टर का देखते हैं तो भैया कितना होता है डिटेंशन टाइम, 10 to 20 डेज का होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर का देखते हैं 30 to 60 डेज का होता है। तो कितना आंसर आ गया भैया, कितना आंसर आ गया, 10 से 20 दिन के बीच में ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 15 दिन का, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अगेन वन लाइनर। अगला 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 बोलता है क्या, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया, एक एक प्रोसेस से उठा के एक एक स्टेटमेंट दे दिया और बोलता है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले बैक वॉशिंग इज डन इन रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है, बिल्कुल सही है भैया, बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर में होता है, क्योंकि अगर स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो वहां तो स्क्रैपिंग होती है, ठीक है। अगला, स्लज रिसर्कुलेशन इज डन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। भैया एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम लोग स्लज को रिसर्कुलेट करते हैं, 30% मैंने बताया हुआ है आपको क्लास के अंदर, ठीक है। फैकल्टेटिव जोन एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन पॉइंट, होता ही होता है भैया, ठीक है, होता ही होता है। फैकल्टेटिव जोन आपका प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ऑक्सीडेशन पॉइंट के अंदर, तो ये तो करेक्ट है। अब बोलता है ट्रिकलिंग फिल्टर इज एन एनारोबिक प्रोसेस। भैया पागल बना रहा है क्या हमको, ट्रिकलिंग फिल्टर में तो ऊपर से हमारे पास पाइप्स होते हैं, अगर आपने देखा हो ट्रिकलिंग फिल्टर का डायग्राम, तो पाइप्स होते हैं जहां से एयर जाती है और वहां पे फिर क्या होता है, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर के बीच में एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और वहां पे प्रोसेस चलती है एरोबिकली, ठीक है। फिर एरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं उसको, फिर धीरे धीरे वो लेयर बनती है, फिर जैसे ही नीचे की तरफ एनएरोबिक कंडीशन अराइज होती है वहां से लेयर टूट जाती है, उसको कहते हैं स्लोइंग ऑफ स्लाइम लेयर। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो बोलता क्या भैया ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है, अरे कतई नहीं है भैया, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है भैया, आपका एरोबिक प्रोसेस गिना जाता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ओनली स्टेटमेंट फोर्थ इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। बोलता है भैया प्रिंसिपल गैसेस प्रोड्यूस इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट कंपाउंड इन लैंडफिल्स आर। भैया अगर आपका एनारोबिक प्रोसेस हो जाए किसका, सॉलिड वेस्ट के डिकम्पोजिशन का, तो कौन कौन सी गैस बाहर आएगी, दो ही गैस होती है भैया, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कहा भी गया है भैया, अगर आपने वो स्टेटमेंट सुना हो भैया कि आप नाले की गैस से क्या चाय बना सकते हैं, ठीक है, सुना होगा आपने भी, तो नाले से गैस कौन सी निकल रही है, मीथेन निकल रही है, बना लो चाय, ठीक है, बना लो चाय, डन। अगला बोलता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय। भैया पैथोजेनिक बैक्टीरिया किससे निकलवाते हैं या किससे डिटरमाइन कर पाते हैं, तो सबसे पहली बात भैया टर्बिडिटी टेस्ट से हम टर्बिडिटी नापते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि टीडीएस नापने का होता है भैया। जार टेस्ट ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट नापने का होता है। तो बचा क्या भैया, एमपीएन टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, यहीं से हम निकालते हैं क्या, हम लोग निकालते हैं ई कोलाई काउंटिंग और वहां से हम लोग काउंट कर लेते हैं क्या, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो भैया एमपीएन टेस्ट था यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को फाइंड करने का टेस्ट। अगला
पार्टिकल रिलीज इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन आर कॉल्ड, ये अच्छा पूछा गया है, नया कुछ था, इसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट। ठीक है, पूरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए इसका। सूट इज अ मास ऑफ इम्प्योर कार्बन पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो जो पार्टिकल आपके बच जाएंगे उन्हीं को क्या कहेंगे? सूट कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया था। सेटलिंग वेलोसिटी इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, 25 बार बताया हुआ है एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, अगर आपने देखा हो तो क्या फॉर्मूला होता है? Vs अपॉन V0 इनटू 100। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, प्रैक्टिकल से डिपेंडेंट होता है डेप्थ पे, कौन? आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक, बट थ्योरेटिकली नहीं हो पाता। क्यों? अगर आप V0 का फॉर्मूला जानते हो तो क्या होता है भैया? ये होता है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है, इनटू 100। अब अगर सरफेस एरिया की बात करते हो तो लेंथ इनटू विड्थ हो जाता है, यानी डेप्थ कहीं पे आया ही नहीं। तो प्राइमरीली एफिशिएंसी किस पे इंडिपेंडेंट होती है? डेप्थ पे इंडिपेंडेंट होती है। तो यही पूछा है भैया। हाँ, तो यही पूछा गया था भैया कि सेटलिंग वेलोसिटी इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक डज नॉट डिपेंड्स ऑन, भैया जब एफिशिएंसी डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर? डेप्थ के ऊपर, सेटलिंग वेलोसिटी पे डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। तो डेप्थ ऑफ द टैंक करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, पहले एफिशिएंसी के फॉर्म में पूछता था, आज सेटलिंग के फॉर्म में पूछता है, सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है भाई, इसी इक्वेशन से आंसर आ जाता है। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी भी प्राइमरली किस पे डिपेंडेंट है भैया? एफिशिएंसी और सेटलिंग वेलोसिटी आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया जिस चीज पे ये इंडिपेंडेंट होगा उस पे इसको भी इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए बोलता है मिनिमम डीओ फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड फिशेस इन वाटर बॉडीज इज अराउंड। देखो मैंने कहा था ना कि पेपर क्या होता है ना, या तो बहुत इजी आता है तो बहुत डिफिकल्ट आता है। इस बार पेपर इतना इजी देते, वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व करने में भी सर तो मजा नहीं आ रहा सॉल्यूशन। काहे को? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको बताया कि भाई एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए मिनिमम कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है? 4 ppm का या 4 मिलीग्राम पर लीटर का। ये रहा आंसर। अब इसके अलावा बताया तो बताया क्या है इसके अंदर कि भैया मछलियां पानी कैसे पीते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे लेती हैं। बहुत हो गया भैया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला नॉइज लेवल जनरेटेड बाय रेल ट्रैफिक इज अराउंड। भैया रेल ट्रैफिक कितना नॉइज लेवल जनरेट करती है? 80 से 100 डेसिबल। सीधा वैल्यू है, सीधा वैल्यू, इसमें कुछ अपने को जानने का ज्यादा है नहीं। ये देखो मैं आपके लिख के भी लेके आया हूं। ठीक है, अगला लिक्विड विच इज कलेक्टेड आफ्टर वाटर परकुलेट थ्रू सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। ये अरे कभी आपने पढ़ा हो ना ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो वहां पे आपने देखा होगा भैया, जब हम लोग लैंड फिलिंग करते थे, जब लैंड फिलिंग की जाती थी तो लैंड फिलिंग करते वक्त क्या होता था भैया? पूरे के पूरे वेस्ट में जितना भी लिक्विड होता था, गंदा लिक्विड, उसको क्या बोलते थे? हम लोग लीचेट बोलते थे। अब वो लीचेट अगर हमारे सॉइल के अंदर परकोलेट कर गया तो सॉइल के क्वालिटी को खराब कर देगा। इसी वजह से हम लोग नीचे एक पोरस पाइप लगाते थे जहां से उस लीचेट को कलेक्ट कर देते थे और फर्दर उसको डिस्पोज करते थे। तो क्या किया हमने? वो पोरस पाइप लगाया ताकि लीचेट वहां आए, वहां से हमने उसको बाहर निकाला, कलेक्ट किया, उसको फर्दर हम लोग डिस्पोज करते थे। तो भैया जो आपका वाटर या लिक्विड निकल रहा था उस सॉलिड वेस्ट से क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं लीचेट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Organism who derive both energy and material from organic compounds are called heterotrophs। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है भैया, heterotrophs। तो भैया यहाँ पे खत्म होता है आपका एक सेट ऑफ सॉल्यूशन, और जिसमें हमने देखा क्या क्या? सीपीएम देखा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग देखा, स्ट्रक्चर देखा हमने, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखा। नाउ अभी मैं और कौन सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ? तो बहुत ही जल्दी ट्रांसपोर्टेशन का भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा, कट ऑफ लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग, इनके सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो बच गए हैं आपके हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन वगैरह, उनके सॉल्यूशंस भी आज ही आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भैया आप लोग एक चीज नहीं कर रहे हो यार, अभी भी क्या? चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। जल्दी जल्दी कमेंट करो, नहीं तो भैया तुम्हारे लिए मैं कट ऑफ नहीं लेके आऊंगा फिर। ठीक है, देखो सबके सब वीडियो देखते हो, पूरा वीडियो देखते हो, पर आखिरी में सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो यार फटाफट से, और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। नोटिफिकेशन के लिए वो घंटी बजा दो भैया, है ना, ताकि आपको जैसी वीडियो अगला आए तो मिल जाए फटाफट से। ठीक है, कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये पूरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। तब तक करना क्या है? जो भी क्लास 2 और क्लास 3 के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाइए फिल करिए, और मिलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।